हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2014 का पेपर। ये पार्ट 1 होने वाला है वीडियो का, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें ऐसे लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नया है, या फिर तुमने पहली बार सुना है, या फिर तुम पढ़े थे और भूल चुके हो, तो उस कॉन्सेप्ट को तुरंत नोट डाउन करो। मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं सबको नोट डाउन करो, ताकि जेईई मेंस क्या करता है, बेसिकली रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछता है। सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो तुम्हें अगर सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे वो हो जाएगा, क्योंकि तुम उसको रिवीजन करोगे। ठीक है। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा उसको सबसे पहले खुद से सॉल्व करने का है। जब खुद से सॉल्व करोगे तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुमने क्या किया, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखने का है। सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हें समझने का है कि मैंने किस तरीके से सोचा उस क्वेश्चन को, किस तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल किया एंड उसको अप्लाई किया। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है सेट थ्योरी का। देखो, दो सेट गिवन है एक्स एंड वाई। एक्स में कुछ कुछ सेट है जो प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है, 4 to the power n-3n-1, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। वाई में भी एक सेट गिवन है, इट इज 9 into n-1, जहाँ पे n फिर से एक नेचुरल नंबर है। ओके। देन हमें पूछा गया है एक्स यूनियन वाई क्या होगा। अब देखो, इसका मल्टीपल वे मैं बताऊंगा। सबसे पहला वे क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, n की अलग अलग वैल्यू लेके x में तीन चार एलिमेंट्स लिख लूंगा, y में भी तीन चार एलिमेंट्स लिख लूंगा। तुरंत मुझे देख के पता चल जाएगा कि यार x एंड y में जो भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों का यूनियन लूंगा तो क्या आएगा उन दोनों के सेट में, आंसर आ जाएगा। ये गधा मजदूरी है। ठीक है। मतलब हमने क्या किया, n की अलग अलग वैल्यू ली, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। आंसर लाने से मतलब है, हमें क्या है। दूसरा मेथड जो होगा बाइनोमियल थ्योरम से होगा, उसको देखेंगे कैसे। देखो, x में मैं एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। 4 to the power n-3n-1, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा 4 - 3 - 1, डेट इज 0। n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, -3 × 2 6 - 1, ये तो आ गया 9। ओके। n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू जब 3 रखोगे तो ये आएगा 4³ डेट इज 64, -3 × 3 9 -1, डेट इज कितना आ रहा है 54। ओके। n की वैल्यू आगे भी रख सकते हो, या नहीं तो नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। देख लेते हैं। y y को लिखेंगे तो y तो बहुत सिंपल सा है, 9 × n-1, बेसिकली 9 का मल्टीपल। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 9 आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 18 आएगा, देन 27 आएगा। देन इस तरीके से 9 का मल्टीपल मैं लिखता जाऊंगा। अब मुझे पूछा है एक्स यूनियन वाई बता दो। एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होता है पता है ना। जो एक्स में है वो भी आना चाहिए, जो वाई में है वो भी आना चाहिए, अलॉन्ग विथ दोनों में है वो भी आना चाहिए। ओके। जब तुम एक्स एंड वाई को ध्यान से देखोगे, एक्स में अगर एक और एलिमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तुम्हें पता चलेगा एक्स के जो भी एलिमेंट्स है वो 9 के मल्टीपल है, वाई के एलिमेंट्स है जो 9 के मल्टीपल हैं, एंड वाई में तुम्हें ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे। तुम्हें यहाँ पे सारे के सारे 9 के मल्टीपल नहीं मिलेंगे एक्स में, लेकिन वाई में तुम्हें सारे के सारे 9 के मल्टीपल मिलेंगे, शुरुआत से 0 9 18 27 एवरीथिंग। दिस मीन्स 54 भी इधर आएगा, इसके बाद वाला भी नंबर इधर आएगा, इसके बाद वाला भी नंबर इधर आएगा। ये नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ये नंबर ऑलरेडी आ चुका है, मतलब एक्स में जो भी एलिमेंट है वाई में ऑलरेडी है, डेट इज एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। एक्स वाई का एक छोटा सा टुकड़ा है। दिस मीन्स अगर एक सबसेट है तो y के अंदर ऑलरेडी x है, तो अगर इन दोनों का यूनियन लूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, y ही तो आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया गधा मजदूरी टाइप, जिसमें हमने x एंड y की वैल्यू लिखी एंड हमें पता चल गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देख लो तुरंत। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तुमने बोला यार x को ध्यान से देखते हैं, x में जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखते हैं। 4 to the power n-3n-1, 4 को क्या मैं 3 + 1 लिख सकता हूं। तुम बोलोगे हाँ सर, -3n-1। अच्छा देखो, इसको 1 + x⁴ के एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दूं तो nc0 प्लस nc1 इंटू 3 to the power 1 प्लस nc2 इंटू 3² प्लस nc3 इंटू 3³ एंड इसी तरीके से ncn इंटू 3 to the power n। सिंपल। ओके। एंड ये -3n-1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब तुम देखोगे nc0 इज 1 1 1 कटा, nc1 इज n। ओके। इंटू 3, तो ये 3n आ गया, इधर 3n है, कटा। ओके। इन सब में देखो 3² सब में कॉमन है, डेट इज 9 कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर जाएगा nc2 प्लस
NC3 इंटू 3 प्लस NC4 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब तुम्हें दिख रहा है क्या कि x में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो 9 के मल्टीपल होंगे, लेकिन वो सारे के सारे मल्टीपल नहीं होंगे। लैम्डा ऑल नेचुरल नंबर तो होगा नहीं क्योंकि 9 के मल्टीपल आएंगे, एंड y में ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है 9 का एक मल्टीपल। इसका मतलब y में सारे के सारे 9 के मल्टीपल आएंगे, लेकिन x में सारे के सारे 9 के मल्टीपल नहीं आएंगे, इसलिए x जो है y का सबसेट है। एंड x अगर y का सबसेट है, दिस मीन्स अगर इनका यूनियन निकालेंगे तो y आएगा। तो आई होप तुम्हें सेट थ्योरी भी क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन के साथ हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, हमने बाइनोमियल का यूज भी देख लिया, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है अपना। बोला गया z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो इसको मैं स्टार मार्क करूंगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जेई में बहुत बार आ चुके हैं। जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो अगर लगातार एंड सारे पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें देखने को मिला होगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो आते रहते हैं लगभग। ओके देखो यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात तो z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू सम r हो। दिस मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे? एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर किधर है? z नॉट पे है, एंड उस सर्कल का रेडियस कितना है? r है। ओके अच्छा ये z नॉट हो ही ना, मॉड z इज इक्वल टू r हो, दिस मीन्स ऑब्वियस सी बात है मॉड z इज इक्वल टू r है, दिस मीन्स सेंटर कहाँ है? 0 पे है। ओके तो यहाँ से ये पता चल गया। तो एक चीज मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई 0,0 एक सेंटर है सर्कल का, एंड रेडियस 2 का एक सर्कल बना लो। दिस मीन्स इसके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका मॉडुलस 2 या 2 से छोटा होगा। सर्कल पे जितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका मॉडुलस एग्जैक्टली 2 होगा। सर्कल के बाहर जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका मॉडुलस 2 से बड़ा होगा। दिस मीन्स हमें कौन सा रीजन चाहिए? बेसिकली मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस मीन्स आइदर ऑन दिस सर्कल या फिर इस सर्कल के बाहर वाले जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे? इनफाइनाइट। ओके अब पूछा गया देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब देखना कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी ये कॉन्सेप्ट आ जाए ना, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हें समझना है एक तरीके से। तुम बोलोगे यार z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है मॉड ऑफ z माइनस z1 से। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड ऑफ z माइनस z1 अगर लिख दे इसका मतलब वो डिस्टेंस की बात कर रहा होगा। ठीक है भैया, दिस मीन्स मॉड ऑफ z माइनस माइनस हाफ लिखा हुआ ये तो। ओके दिस मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा माइनस हाफ। अच्छा माइनस हाफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि प्योरली रियल है, दिस मीन्स वो कहाँ होगा? वो कहीं इधर होगा, और कहाँ होगा? माइनस हाफ कॉमा 0, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इस रीजन में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तुम्हें पता है ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्यों? इस पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैक्सिमम दूरी पे है वो बताना है, दिस मीन्स वो तो कहीं भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, इसलिए उन्होंने मिनिमम पूछा। तो मिनिमम निकाल लो ना, मिनिमम हमें दिख रहा होगा एग्जैक्टली यही होगा परपेंडिकुलर वाला। ठीक है ओके एग्जैक्टली ये डिस्टेंस होगा। अच्छा हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस इज 2, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस इज 2 एंड ये वाला डिस्टेंस कितना है? तुम बोलोगे हाफ। तो एक्चुअल में ये वाला डिस्टेंस कितना है जो चाहिए? तुम बोलोगे 2 माइनस हाफ। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो दिस इज बेसिकली 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3/2। इसका मतलब डिस्टेंस कितना आ गया? 3/2। मिनिमम वैल्यू कितना आएगी? 3/2। ऑप्शन देखो कौन सा सही है। ये सब गलत। लाइज इन द इंटरवल 1 से 2, 1 से 2 के इंटरवल में होता है 3/2। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था। आई होप तुम्हें 2-3 कॉन्सेप्ट भी सीखने मिला। सर्कल कब होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एवरीथिंग। तो इसी तरीके से तुम्हें कॉन्सेप्ट को भी सीखना है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा आ जाए तुमसे सॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देख लिया काम बन गया। सिर्फ सॉल्यूशन ही देखना है तो वो तो बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तुम गूगल करोगे जेईई मेन दिस सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, रिटर्न सॉल्यूशन ये वो। ठीक है यूट्यूब पे एक ही ऐसा चैनल है जो कि मेरा है
जहाँ पे मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर 2010 के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर है हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेई एडवांस, जेई एडवांस के तुम्हें एक एक क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे थे वही मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बेसिकली, देखना क्या मिस्टेक है, पता चल जाएगा अभी। इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कोई भी नंबर होगा जो रियल नंबर है, एंड द इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, -3 टाइम्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जहाँ पे ये ऑलरेडी बता दिया कि इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है। अब बोला गया इस सॉल्यूशन के हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन देन ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। देखो भैया, तुम यहां से ध्यान से देखोगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को कुछ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट x। ये फॉर्मूला याद ही रख लो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फ्रैक्शनल पार्ट x बोला जाता है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट की एक और प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू हमेशा 0 से ओपन इंटरवल 1 के बीच में होती है। चाहे कोई भी नंबर ले लो, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। एग्जैक्ट 0 कब होगा, फ्रैक्शनल पार्ट will be exactly 0 when x belongs to integer। अगर तुम एग्जैक्ट इंटीजर ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, 5 ले लिया, -10 ले लिया, देन ओनली फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 आएगी। इसके अलावा हमेशा 0 से ओपन इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 के बीच में रहेगी। ओके, तो ये तो रिड्यूस हो गया, बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन आ गया। -3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आई कैन से, लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट x को मैं कुछ देर के लिए t ले लेता हूँ जैसे ही, लेकिन कुछ अज्यूम करते हो t में, हमेशा याद रखना जब तुम साइन x को t ले लेते हो या फिर कॉस x को t ले लेते हो या साइन स्क्वायर x को t ले लेते हो, इस तरीके से जब एजम्पशंस करते हो ना तो हमेशा उसका रेंज लिख दिया करो। मतलब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है तुम्हें पता होना चाहिए। x कुछ भी हो जाए, t की वैल्यू तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। ओके, this means this is -3t square plus 2t plus a square is equal to 0। अब देखो मिस्टेक का है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ने पूछा इसके जो है नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के एक भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए, देन a की वैल्यू क्या होगी। तुम सोचो, इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना बहुत आसान है मेरे लिए। अगर इस इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू एक इंटीजर है, अगर ये जो इक्वेशन है x में, इसमें x की वैल्यू इंटीजर है। अच्छा सोचो, x की वैल्यू इंटीजर है तो t की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि t तो फ्रैक्शनल पार्ट x है। ओके, दिस मीन्स अगर फ्रैक्शनल पार्ट x 0 है, दिस मीन्स x इंटीजर है, और अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट x 0 है। दिस मीन्स इंटीग्रल सॉल्यूशन तभी हो पाएगा व्हेन t की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस मीन्स उस टाइम पे ए स्क्वायर की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, क्योंकि t की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 आ जाएगी, हेंस a इज इक्वल टू 0। तो a जो आना चाहिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आना चाहिए आंसर एक्चुअल में, तो हमेशा एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, देन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा कोई भी ऑप्शन था ही नहीं। ओके, देन वो पूछना क्या चाह रहे थे, दोनों पूछना ये चाह रहे थे बेसिकली नो इंटीग्रल सॉल्यूशन के जगह हैज सॉल्यूशन सिर्फ कर देते कि भाई इस इक्वेशन का, दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है मतलब बेसिकली, देन ए की वैल्यू बताओ क्या। तो अगर वो मान के चले देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम देखो, हमें इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ से ए स्क्वायर इज 3t स्क्वायर माइनस 2t। अच्छा, जहाँ पे t बिलोंग्स टू इंटीजर तो इसमें t कॉमन, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 3t माइनस 2। मुझे तो इसका ग्राफ ही पता है, दिस मीन्स आई नो द रेंज ऑफ दिस इक्वेशन, आई नो द रेंज ऑफ दिस इक्वेशन। मैं ग्राफिकली भी बता देता हूँ ताकि तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने आ जाए। तुम देखोगे ध्यान से तो दिस इज 0, मुझे t बिलोंग्स टू
0 से 1 में ही ग्राफ प्लॉट करना है, तो आई कैन से इसका जो -b/2a आ रहा है वो कितना आ रहा है -2/6, दैट इज़ 1/3। 1/3 पे लोएस्ट वैल्यू आएगा, 2/3 पे एक रूट आएगा, दूसरा रूट 0 पे आएगा, एंड 1 कहीं इधर होगा। दिस मीन्स ग्राफ ऐसे कहीं नीचे से ऊपर जाके यहाँ, अब 1 पे एग्जैक्टली वैल्यू कितना है 3 - 2 डेट इज़ 1, 1 पे एग्जैक्टली 1 है। अच्छा, इस पे कितना वैल्यू आएगा -d/4a, तो b² 4 -4/4a, 4 × 3 दैट इज़ -1/3। ठीक है, d/3 है तो दिस इज -1/3, लोएस्ट पॉइंट। 1 पे 1, 2/3 पे 0, मतलब हमारे काम का जो ग्राफ है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, a² इसके बराबर है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 से 1, तो अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। t अगर 0 से 1 में है तो a² की रेंज क्या से क्या हो सकती है वो देख लिया हमने। अच्छा, वी कैन सी a² की मिनिमम वैल्यू -1/3 हो जाए एंड मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 हो जाए, इज इक्वल टू 1 भी चलेगा, तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं? उस टाइम पे हमारा काम बन जाएगा। t कांट बी 1, तो इसलिए इज इक्वल टू 1 यहाँ नहीं होगा, t कैन बी इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके। तो a² की वैल्यू -1/3 से 1 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन विनो, ये क्या था? एक रियल नंबर था। ए अगर रियल नंबर है तो उसका किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। दिस मीन्स a² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड लेस देन 1 होनी चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 तभी होगा जब वो -1 से 0 या 0 से 1 में होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने दे के रखा था। आंसर की जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दे दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा और बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन कुछ और ही पूछ दिया था। उनके हिसाब से जो क्वेश्चन आया था उनके हिसाब से आंसर होना चाहिए था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो तुम्हें आई थिंक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा कि क्या मिस्टेक किया था उन्होंने या क्या सॉल्व करना था। तो इस तरीके से हो सकता है कभी कभी जेई में मिस्टेक भी होता रहता है, हर बार पेपर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, तो तुम्हें बहुत ही बेसिक से सॉल्व करना है। या फिर तुम अगर मिस्टेक में फंस रहे हो, तुम जो आंसर निकाल रहे हो वो बार बार ऑप्शन में नहीं है, उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर दो, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा तो तुम आगे ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, वरना एक ही क्वेश्चन पर अटक जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, अमलगम। अमलगम का मतलब केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तुम लोग, तुम्हें पता होगा। तो बेसिकली 2-3 चैप्टर का मिक्सचर इन्होंने दिया है कि भाई मैं तो क्वाड्रेटिक भी डालूंगा, मैं तो APGP भी डालूंगा। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक px² + qx + r = 0, जहाँ p0 = 0। ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक बनाना है तो p0 = 0 होगा। PQR में एक रिलेशन दे दिया, PQR R in AP, दिस मीन्स 2 of Q is equal to P + R। जैसे ये रिलेशन दे दिया हमने, ये तो लिख ही लिया, एक पॉइंट हमें पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1/α + 1/β is equal to 4। 1/α + 1/β is equal to 4। From here I can see α + β divided by α β is equal to 4, या फिर α + β is equal to 4 times α β। क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा है कितना -b/a -q/p, 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज c/a r/p। तुम्हें दिख रहा है p से p भी कट गया, तो यहाँ से q इज इक्वल टू -4r आ गया, दूसरा इक्वेशन। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन था इसका हमने यूज़ कर लिया। हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन था इसका क्या हमने यूज़ कर लिया? हाँ, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उसका हमने यूज़ कर लिया। अब हमें पूछा क्या गया देखते हैं। मॉड ऑफ a - b, दैट इज मॉड ऑफ अल्फा - बीटा। अल्फा - बीटा का एक फॉर्मूला होता है √d/a। अल्फा - बीटा का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है कि डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² का मॉड। या तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, या तो ये निकालने आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मॉड इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का रूट अंडर। दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, बिंदास आंसर आएगा। ओके, मैं √d/a ही लगा देता हूँ अगर, तो आई कैन से अल्फा - बीटा का मॉड इज √d
रूट के अंदर डी के अंदर क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइड बाय ए इज पी। ये आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस मीन्स व्हाट, वो चाह रहे हैं कि तुम इन सब का यूज़ करके पी क्यू आर को हटा दो। तो मैं चाहूँ तो इन सारी इक्वेशंस को पी के फॉर्म में ला सकता हूँ, डेट इज क्यू स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -4r, डेट इज 16r² माइनस 4pr डिवाइडेड बाय पी बाहर है। ओके, तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, पी और आर में एक रिलेशन लाऊंगा। पी और आर में रिलेशन लाना मेरे पास बहुत आसान है। अगर मैं क्यू को इधर डाल दूँ तो आई कैन सी -8r इज इक्वल टू पी प्लस आर, सो -9r इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू डाल दो -9r, तो रूट के अंदर 16r² माइनस 4r इंटू -9r डिवाइड बाई पी इज -9r। ओके, तो अरे मॉडुलस भी दिया है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 16r² प्लस 36r² डिवाइड बाय 9r का मॉड ले लिया, माइनस हट गया, अभी दिख रहा है आर 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 कट गया हर जैसे। 16 प्लस 36 √52/9, √52/9, रूट अंडर 52/9, तो दिस ऑप्शन नंबर 2, √52/9 इज ऑप्शन नंबर 2। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको यूज़ कर लिया, पी क्यू आर ए पी में था उसका यूज़ कर लिया, 1/α प्लस बीटा गिवन था इसका यूज़ कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा तुम्हें चाहिए था, डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला पता होता तुम्हारा आंसर आ जाता। ओके, सो आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर सीख रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है एंड चाहते हो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में डाल दूँ, तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। जितने लोगों के साथ शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि यार सिर्फ ये PYQ नहीं, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो एग्ज़ाम के टाइम में अगर तुम ये देख रहे हो, अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया एंड देन तुम चाहते हो कि मेरा पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी हो जाए, सब कुछ एट वन गो हो जाए, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। मैंने देखा किसी भी चैनल पे ये चीज़ नहीं डाला हुआ है, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये क्वेश्चन यार बहुत ही जाना माना पहचाना है, बस देखने में उन्होंने बदल दिया क्वेश्चन को। जब तुम्हें डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, अभी तुम्हें याद आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट, एफ ऑफ एन को डिफाइन किया अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोली गई के टाइम्स दिस है, देन के की वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली इस डिटर्मिनेंट का तुम्हें वैल्यू निकालना है। देखो जब उस डिटर्मिनेंट को मैं अच्छे से लिखूंगा तो 3 लिखा हुआ है, 1 प्लस एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एफ ऑफ 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ठीक है, ये सब कुछ 3 में लिखा हुआ है, तो इसको भी 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख देता हूँ। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब ये वाला डिटर्मिनेंट ना करवाया जाता है क्लास में। अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा, हर एक पोजीशन पे 3 टर्म का सम लिखा हुआ है। एवरी पोजीशन, हर एक पोजीशन पे 3 टर्म का सम लिखा हुआ है। 1 को लिखा, इसको मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ तो इसको लिखा जाता है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा। सिमिलरली इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे करके टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से याद आना चाहिए यार, 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। एक डिटर्मिनेंट ऐसा 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दूसरा डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करूँ मैं तो तुम्हें दिख रहा है क्या, मैं एक टर्म लिख के दिखाता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 1 3 आ जाएगा। चलो किस पोजीशन का लिखूँ, इस पोजीशन का लिखूँ, दिस इज रो 3 कॉलम 1, रो 3
कॉलम 1 मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके चलो लास्ट लिख के दिखाता हूँ। रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम 3 1 इंटू 1 इज 1 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इज अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर इज बीटा टू द पावर 4। तुम्हें दिख रहा है इन्हीं दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन ये लिखा हुआ है। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये इस दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व बहुत ही आसानी से। तो यार अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इसका ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है। ट्रांसपोज में क्या होते हैं, जो रो होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाते हैं। हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो एग्जैक्टली ए के डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट दोनों सेम चीज़ है। मतलब दिस इज बेसिकली 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। तो इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कर लेते हैं। सबको माइनस करो, इसमें से माइनस करो, ये 1 माइनस 1 0 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। देन इसमें से ये माइनस करो 1 माइनस 1 0 अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड इधर 1 बीटा बीटा स्क्वायर ही रहने दो। ओके तो अब 0 0 1 से सिर्फ ओपन होगा, तो ये रो ये कॉलम गया। 1 माइनस अल्फा टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा टाइम्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। दोनों मुझे दिख रहा है 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा गया तो 1 प्लस अल्फा बचा। ठीक है तो 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा माइनस 1 है। ठीक है ओके इन सब का स्क्वायर करना होगा ना, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर चाहिए, मैंने ये डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, देखो ध्यान से, इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। ओके दिस मीन्स के यहाँ पे था, के की वैल्यू कितनी आ गई 1, के इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया, ये जो डिटर्मिनेंट है एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया, दिस मीन्स के की वैल्यू 1 हो गई। ओके तो ये तो था लॉन्ग मेथड। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर मैं ये ना समझूँ तो, अगर एग्जाम में मुझे ये समझ में ही नहीं आए तो क्या मैं इस डिटर्मिनेंट को पूरा कैलकुलेट करूँ पूरा मेहनत करके? यार करना तो पड़ेगा, अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो पूरा मेहनत कर करो इसको। या समझ में आ गया ठीक है, ना समझ में आए तो एक और छोटा सा ट्रिक है मैं बता रहा हूँ। तुम क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा एंड गामा की कुछ कुछ वैल्यू ले सकते हो। गामा तो है नहीं, अल्फा बीटा। अल्फा को लेट से कुछ देर के लिए 0 बोल दो एंड बीटा को कुछ देर के लिए 1 बोल दो, एक कॉम्बिनेशन। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला ना, अच्छा अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया है। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फा कॉमा बीटा दोनों को 1 1 ले लेता हूँ, उससे एक डिटर्मिनेंट आएगा, इसकी वैल्यू भी आएगी, तुरंत पता चल जाएगा इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई तो के निकल जाएगा, एग्जैक्टली के 1 आ जाएगा। तुम्हें अगर विश्वास नहीं हुआ ठीक है, क्योंकि तुमने अल्फा बीटा 1 डाला तो ये भी 1 ही आ रहा है, ये भी 1 ही आ रहा है, ये भी 1 ही आ रहा है, तुम कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक काम करो, अल्फा को 1 डाल दो, बीटा को 2 डाल दो। क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट। हाँ सर, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद ये ऑप्शन अलग हो गया, ये 1/2 है, ये 2 है एंड ये 1 है। अब तुम कैलकुलेट करो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू 1 निकल के आएगी। उस टाइम पे तुम कंफर्म हो जाओगे कि अच्छा ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। चमका। तुम क्या करो, ट्रिक खेल दो, एग्जामिनर जो पूछना चाह रहे उसके साथ ट्रिक खेल दो। तो अगर तुम्हें ये वाला चीज नहीं भी आता होगा तो तुम इस हिसाब से सॉल्व कर लोगे। इसको तुक्का बोलते हैं ना, मतलब चीटिंग, मैनिपुलेशन। ओके तो यार हमने टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। इन 5 क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, बहुत सारे चैप्टर्स के। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो, चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।